मैं हमेशा से ही शादी से डरती थी। मुझे अपना घर, अपने वालिदैन और बहन भाई छोड़कर जाने से बहुत खौफ आता था। मैं तब्दीली से डरती थी, चाहती थी कि उम्र भर घर वालों के साथ ही रहूं, मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद थी। शादी की बात आई तो सबसे पहले मेरी बारी लगी थी। मैंने घर वालों से बहुत कहा कि आप पहले मुझसे छोटी बहन की शादी कर दें, मगर वो अभी पढ़ ही थी, इसलिए ये नामुमकिन था। सो मैं ब्याह कर हमजा के घर आ गई। मेरा ससुराली खानदान बहुत मुख्तसर सा था। मैं थी, मेरा शोहर और सास। मेरी सास बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थी, जबकि मेरा शोहर जरा अक्खड़ मिजाज था। वो कम गुफ्तार था। शादी के शुरू के अयाम थे, मगर उसका रवैया मेरे साथ बहुत लिया दिया सा था। ये नहीं था कि वो परवाने की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसे ही मर्द अच्छे लगते थे। मैं शुरू से ही नावल पढ़ा करती थी जिसमें लड़का जरा संजीदा मिजाज का होता था, इसलिए अगर मेरा शोहर मेरी तारीफ नहीं करता था तो भी मुझे कोई मसला नहीं था। चूंकि मेरी सास एक बहुत ही मिलनसार खातून थी, इसलिए उनके बहुत से जानने वाले थे जो मुझे शादी के बाद देखने आया करते थे। यूं दूर दूर तक मेरे हुस्न के चर्चे होने लगे थे। सबसे ज्यादा तारीफ मेरे लंबे स्याह बालों की हुआ करती थी। मुझे भी शुरू से अपने बाल बहुत पसंद थे। मेरी शादी को एक हफ्ता गुजर गया था। मैं मुंतजिर थी कि कब हमजा मुझसे हनीमून पर चलने का कहेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात ना की। अलबत्ता एक दिन कहने लगे, अक्सा, मैं कल ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरी वालदा का ख्याल रखना। हमजा की बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया था। मैं बोली, हमजा, मैं तो मुंतजिर ही रही कि आप मुझे हनीमून पर ले चलेंगे, मगर आप तो ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। हमजा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, इस बार ऑफिस से बहुत कम छुट्टी मिली थी, इसलिए नहीं लेकर जा सकता, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं 2 महीने बाद फिर से छुट्टी ले लूंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं एकदम से संजीदा होकर बैठ गई थी। जाहिर सी बात है, मुझे हमजा का यूं इनकार करना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं मुंह फुलाकर बैठ गई कि अभी हमजा मुझे मनाएंगे, मेरे आगे पीछे फिरेंगे। हमजा बोले, अक्सा। मैंने जवाब ना दिया तो वो एकदम गुस्से से उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि वो न जाने कहाँ गए होंगे। तभी मेरे कानों में हमजा की आवाज गूंजी थी। वो अपनी वालदा से कुछ ऊंची आवाज में कह रहे थे। मैंने सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपनी वालदा से कह रहे थे कि आपको सारी दुनिया में मेरे लिए ऐसी ही लड़की मिली थी जो बात बे बात नाराज हो जाती है। अम्मी, आप उसे समझा दें कि मुझे ये हरकतें पसंद नहीं तो मैं उसे घर से निकालने में जरा देर नहीं लगाऊंगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो हमजा को बहुत सुलझा हुआ समझती थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हमजा जब कमरे में आए तो मुझे उनसे खौफ आने लगा था, इसलिए जल्दी से मुंह सर लपेट कर बिस्तर में घुस गई थी। वो पहली लड़ाई थी, उसके बाद तो जैसे हमजा को आजादी ही मिल गई थी। जब उनका दिल चाहता वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगते थे। मैं अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी परेशानी के सबब मेरे सर के बाल भी गिरने लगे थे, वो बाल जिनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। एक दिन मैं सर कंघी कर रही थी। जब हमजा की नजर मेरे बालों पर पड़ी तो वो परेशान हो गए थे। कहने लगे, अक्सा, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? मैं धीमे लहजे में बोली, लगता है किसी की नजर लग गई है। वो हंस दिए और बोले, शायद मेरी नजर ही लग गई हो। उस दिन मैंने महसूस किया था कि हमजा मुझ पर गुस्सा तब तक नहीं करते जब तक मैं उनसे नाराज नहीं होती थी। जब मैं बातचीत बंद कर देती थी तब कहीं जाकर उन्हें गुस्सा आता था। उसके अलावा तो वो हमेशा मेरे साथ हंसकर बात किया करते थे। उनका लहजा भी हमेशा नरम ही हुआ करता था। यानी मेरी सास सच्ची कहती थी कि अक्सा, हमजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर अभी तक तुम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। बस इसीलिए ये गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हो। खैर, आने वाले दिनों में हमजा ने मुझ पर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि वो तो सच में मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे बालों के लिए एक खास किस्म का पानी लाया था। वो कहने लगा, अक्सा, मैं ये पानी तुम्हारे पैरों पर लगाऊंगा तो फिर से तुम्हारे बाल घने होने लगेंगे। मैं अपने शोहर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। ऐसा कौन सा मर्द होगा जो अपनी बीवी के पैरों का मसाज करता होगा?
मैं बोली, नहीं नहीं हमजा, मैं आपसे अपने पाँव की मालिश नहीं करवाऊंगी। वो कहने लगे, जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम क्यों घबरा रही हो? बस मुझसे एक वादा करो, तुम इस बात का अम्मी को नहीं बताओगी। वो क्या कहेंगी कि मैं शादी के बाद जन मुरीद हो गया हूँ। मैंने हामी भर ली थी। यूं अगली ही रात हमजा ने मेरे पाँव पर मालिश करना शुरू कर दी थी। उनके हाथों में इतना सुकून था कि मेरी आंखें भारी होने लगी थीं। फिर मुझे कुछ इल्म ना हुआ कि मैं कब नींद की वादी में खो गई थी। सुबह आंख खुली तो मैंने हमजा को बहुत खुश पाया था। वो मुस्कुराकर बोले, अक्सा, मुझे बताना है कि तुम्हारे बाल गिरना बंद हुए या नहीं। मैं ये खास पानी तुम्हारे लिए बहुत दूर से लाया हूँ। मैंने हामी भर ली थी कि जैसे ही कुछ बेहतरी महसूस हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। बेहतरी तो खैर आजकल हमजा में बहुत आ गई थी। वो मेरी तमाम छोटी से छोटी जरूरियात का ख्याल रखते थे, मुझ पर जान निछावर करते थे। उस खास पानी को लगाने से मेरे बालों में तो कोई तब्दीली नहीं आई थी। हाँ, मगर ये जरूर हुआ था कि हमजा आजकल बहुत खुश खुश रहने लगे थे। उन्हीं दिनों मेरे भाई की शादी आ गई थी। अम्मी ने मुझसे कहा था कि एक हफ्ता पहले ही तुम घर आ जाना, हमारे साथ मिलकर शादी की तैयारियां करवा देना। मैंने हामी भर ली थी, मगर हमजा को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं हमजा से बोली कि आप भी मेरे साथ चलें। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, मगर तुम जानती हो कि ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। खैर, मुझे मेरी सास और शोहर ने मेके जाने की इजाजत दे दी थी। मेरे लिए इतना ही काफी था। शादी वाला घर था, सो हर तरफ बहुत गहमा गहमी रहती थी। इस हलचल में भी हमजा का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकलता था। मैं वक्फे वक्फे से उन्हें मैसेज करती रहती थी। उन्हीं दिनों हमारे घर में मेहमानों का आना जाना ज्यादा हो गया था। मेरा दूर पार का एक कजन भी इस शादी में शिरकत करने के लिए आया था। मैंने महसूस किया था कि उसका सारा ध्यान मुझ पर ही रहता था। वो मुझे उन आंखों से देखता रहता था। मुझे उसका यूं देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जहाँ कहीं भी होती वो उस जगह पर बहाने से आ जाया करता था। एक दिन उसने मौका पाकर मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मैं भी हमतन गोश हो गई थी। मैं चाहती थी कि एक बार सुन ही लूं वो कहना क्या चाहता है। वो बोला, आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, मैं वजह जान सकती हूँ क्या? वो कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपके साथ राब्ते में रहना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं शादीशुदा हूँ। वो एक पल के लिए थम सा गया था। वो बहुत परेशान सा लगा था मुझे। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बोला, क्या आप सच कह रही हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो वहाँ से चला गया था। मुझे उसके इस रवैये से बहुत हैरत हुई थी। भला आजकल के जमाने में किसी के लिए कौन रोता है। खैर, मैं कंधे उचकाकर वहाँ से चली गई थी। शादी के दिन बहुत नजदीक आ गए थे, इसलिए मेरी सास भी हमारे घर रहने के लिए आ गई थी। मैं उनकी बहुत खिदमत करती थी। वो मुझसे बहुत राजी थी। मगर फिर एक दिन उन्होंने भी हसन का देखना महसूस कर लिया था। मेरी सास कहने लगी, बहू, ये लड़का तुम्हें क्यों घूरता रहता है? तुम जहाँ भी जाती हो ये तुम्हारे पीछे चला आता है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं बोली, आंटी, पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अगर ये बात मेरी सास ने महसूस कर ली थी तो कोई भी कर सकता था। मैं हसन को मना करना चाहती थी, इसलिए जब वो किचन में मुझे अकेला मिला तो मैंने उसको आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, तुम ये मुझे घूरना बंद कर दो, तुम्हारी वजह से मेरी सास मुझ पर शक करने लगी है। हसन बोला, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मजबूरी में उसे अपना नंबर दे दिया था। उसने एक ही दिन में 50 से ज्यादा मैसेज कर दिए थे। मुझे वो बार बार बता रहा था कि वो शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने हमेशा मुझे चाहा है। वो मेरे भाई की शादी में भी फकत मेरी वजह से आया है और ये कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैंने बहुत साफ अल्फाज में उसे समझा दिया था कि मैं अपने शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और आज के बाद तुम कभी मुझे मैसेज मत करना। वो मान गया था। उसके बाद शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। हम सब घड़ी दो घड़ी के लिए फंक्शन में आया करते थे। वो मुझसे कहते कि जल्दी से शादी से फारिग हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ।
حمزہ کے یہ الفاظ مجھے ساتویں آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ یوں ہی شادی اپنے اختتام پر پہنچ گئی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرا گھر پہلے جیسا ہی تھا، ساس بھی پیار کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، شوہر کہنے لگا، اقصیٰ شادی کی وجہ سے میں تمہارے پاؤں پر پانی نہیں لگا پایا، آج سے پھر لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں مان گئی تھی۔ جیسے ہی شوہر نے پاؤں پر مالش کی، مجھے فوراً سے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو میں تھوڑی اداس سی تھی کہ اتنے دنوں بعد گھر واپس آئی اور وہ بھی شوہر سے بات چیت کیے بنا ہی سو گئی۔ خیر، میں نے آج حمزہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے احساسات دیکھے تھے۔ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں بہت پریشان سی رہی تھی۔ خیر، میں گھر کے کاموں میں اپنا دل بہلانے لگی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر جب کمرے میں گئی تو نظر موبائل پر پڑی۔ اس پر 30 میسج آئے ہوئے تھے۔ یہ میسج رات کے پچھلے پہر مجھے رسیو ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ شاید اس کی وجہ سے حمزہ کا موڈ آف تھا۔ یہ خوف مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا کہ کہیں اس نے حسن کے میسج نہیں دیکھ لیے ہوں۔ مجھے حسن پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس کو بہت زیادہ سنائی تھی، پھر اس کے بعد اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا کم ظرف انسان تھا جو یہ جان بھی گیا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، مگر پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ خیر، سارا دن پریشانی میں گزرا تھا۔ شام میں جب حمزہ گھر واپس آئے تو ان کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا مجھے۔ میرے سر سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا، مجھے سکون مل گیا تھا۔ حمزہ نے مجھ سے مسکرا کر بات بھی کی تھی۔ میں خود پر حیران ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اتنا کیسے چاہنے لگی ہوں کہ اس کا مزاج میرے مزاج پر اثر انداز ہونے لگا ہے۔ خیر، ہم دونوں میاں بیوی نے ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ہی حمزہ سے باتیں کرتی رہی تھی، وہ تو نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ خیر، رات ہوئی تو حمزہ نے پھر سے میرے پاؤں پر مالش کرنا شروع کر دی تھی اور پھر میں سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو مجھے پھر سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت زیادہ حقارت نظر آئی تھی۔ یہ حقارت، یہ نفرت، کیا میں اس سب کی حقدار تھی؟ خیر، بعد میں جب میرا شوہر شام میں گھر واپس آتا تو اس کا موڈ خوشگوار ہوا کرتا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا شوہر صبح کے وقت مجھے اتنے برے انداز سے کیوں دیکھتا ہے۔ میں اس بات کی تہہ میں جانا چاہتی تھی۔ یوں صبح جب میں سو کر اٹھی تو ہاتھ منہ دھونے کی بجائے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرا شوہر کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کیوں مجھ سے بات کیے بغیر اپنے کام پر چلا جاتا ہے، اور پھر پیچھے سے میں سارا دن اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ میں صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، تب مجھے میری ساس کے کمرے سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس غصے سے کہہ رہی تھی، حمزہ، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ حمزہ غصے سے بولا، امی، آپ کی یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس سے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ میں جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو میری بھولی بھالی سی نظر آنے والی ساس میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ وہ میرا گھر اجاڑنے کے در پہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی؟ کیا انہیں اللہ سے خوف نہیں آتا تھا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھائی کی شادی سے جانے سے پہلے جب میں سو کر اٹھتی تھی تو حمزہ اتنے پیار سے بات کیا کرتے تھے، اور اب جب میں صبح اٹھتی ہوں میرا شوہر مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس سب کی ذمہ دار میری ساس تھی۔ میرے دل میں اپنی ساس کی خاطر بال آ گیا تھا۔ خیر، اب میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ساری بات کھل کر میرے سامنے آ جائے۔ میرا شوہر خود ہی مجھ سے پوچھ لے کہ یہ حسن کون ہے تو میں انہیں ساری بات بتا دوں، ان کا شک تو مجھ پر سے ختم ہو جائے۔ میری زندگی ایک معمول کے مطابق گزرنے لگی تھی جس میں کوئی خوشی نہ تھی۔ ہر شب میرا شوہر میرے پاؤں پر پانی لگا دیا کرتا تھا اور میں اسی میں ہی بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یوں جب شوہر رات میرے پاؤں پر پانی لگانے لگا تو میں نے اس سے بوتل پکڑ لی۔ میں اسے کھول کر دیکھنے لگی تو اچانک ہی حمزہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا ہاتھ لگ گیا اور وہ بوتل زمین پر جا گری تھی۔ سارا پانی نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ حمزہ کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا۔ میں بولی، حمزہ، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ مگر میں اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی۔
मैं फौरन ही सो गई थी। सुबह भी मेरी आंख देर से खुली थी। जब मैं जागी तो घड़ी 12 बज जाने का पैगाम दे रही थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इससे कबल तो मैं कभी इतनी देर तक सोती नहीं रही थी। खैर, अब मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैं जान गई थी कि ये पानी वाकई बहुत खास है, इतना खास कि इसकी वजह से हर शब मैं सो जाया करती हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज रात में अपने पाँव पर मालिश तो करवाऊंगी, मगर सोऊंगी नहीं। इसका हल मैंने ये निकाला था कि रात जब मेरा शोहर मेरे पाँव पर पानी लगाने वाला था, इससे पहले ही मैं अपने नाक में रुई ठूंस चुकी थी। वो मेरे पास आकर धीरे धीरे से पानी लगाने लगा था। मैं नाटक करके आंखें बंद करके लेट गई थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, हमजा को लगा शायद मैं सो गई हूँ, इसलिए वो जल्दी से बिस्तर से उठा। फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। इससे ज्यादा अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए जल्दी से उठ बैठी। हमजा की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो थर थर कांपने लगा था। मैं बोली, हमजा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मुझे बताइए कि ये सब क्या है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमजा मेरी बात सुनकर रोने लगा था। वो बोला, अक्सा, मैंने ये सब बहुत ज्यादा मजबूरी में किया था। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता था, मगर अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने जबरदस्ती ही मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। मैं एकदम से फिंकार कर बोली, हमजा, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि कोई आपसे जबरदस्ती कुछ करवा सकता हो। हमजा बोला, हाँ, तुमने ठीक कहा अक्सा, मगर तुम जानती हो क्या, अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। वो कहने लगी, अगर तुमने ये शादी ना की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे सारी जायदाद से आग करने की भी कसम खा ली थी। ऐसे में ये शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। शादी की रात थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तलाक देकर ही दम लूंगा, मगर फिर तुम्हें इल्म है कि क्या हुआ। जब तुम अपने भाई की शादी में गई तो मैंने तुम्हारे ही एक बहुत दूर के रिश्तेदार हसन को पैसों का लालच देकर कहा था कि वो किसी तरह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा ले। उसका काम ये था कि वो तुम्हें शादी के सुहाने सपने दिखाकर मुझसे तलाक लेने पर मजबूर कर दे, मगर तुमने वफादार बीवी होने का सबूत दिया। मगर फिर भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ से ना पिघला था, क्योंकि मैं तो अपनी पहली बीवी शांसे को बहुत चाहता था। हमजा की ये बात सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। मैं बोली, क्या आप पहले से शादीशुदा हो। हमजा ने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगा, हाँ, मैंने तुमसे ये शादी एक शर्त पर की थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप मेरी बीवी शांजे को इस घर से नहीं निकालेंगी। अम्मी कहने लगी, तो फिर ठीक है, अपनी इस मनहूस बीवी को ये भी कह दो कि वो अक्सा के सामने कभी भूल कर भी मत आ जाए। यूं शांजे छत वाले कमरे में ही रहती थी। दिन भर मेरा उससे राब्ता भी सिर्फ फोन पर ही होता था। क्या हुआ अगर शांजे एक तवाइफ थी, लेकिन अब तो वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ चुकी है। उसने गुनाह की जिंदगी से तौबा कर ली है, मगर अम्मी को उसका माजी नहीं भूलता। वो हर लम्हा यही कहा करती थी कि वो एक तवाइफ जादी से अपनी नस्ल आगे बढ़ती हुई नहीं देखना चाहती। यूं ही एक घर में रहते हुए भी मुझ में और शांजे में जुदाई आ गई थी। मैंने फिर एक प्लान बनाया। मुझे इल्म था कि तुम्हें अपने बालों से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसी के जरिए तुम्हें पागल बनाया। ये पानी जो मैं तुम्हें पाँव पर लगाता था, इसमें मैंने बेहोशी का स्प्रे मिलाया हुआ होता था। अपने लिए तो मैंने इंतजाम किया होता था, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। तुम जब सो जाती तो मैं इधर ही शांजे को बुला लेता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते थे, इसलिए मैं बहुत खुश था। फिर तुम अपने भाई की शादी पर चली गई। पीछे मैं और शांजे ही घर पर रह गए थे। उसने मुझे ये खबर सुनाई कि वो उम्मीद से है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब अम्मी का दिल पिघल जाएगा, मगर उन्होंने तो सातों आसमान अपने सर पर उठा लिए थे। वो कहने लगी, तेरी बीवी बदकिरदार है, इसे घर से निकाल दे। अब मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर थी, वो भी एक घर में रहते हुए। तुमने महसूस किया होगा कि मैं सिर्फ रात के वक्त ही तुम्हारे साथ अच्छा होता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पाँव पर पानी लगाना होता था। मैं हमजा के पहलू में खड़ी हसीन और प्यारी लड़की को देखकर दंग रह गई थी। खैर, ये सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुख गया था। मैंने उसी वक्त अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर चली गई थी। हमजा ने भी मुझे नहीं रोका था।
میں نے اپنے گھر جا کر ساری بات بتا دی تھی۔ میرے والدین تو یہ باتیں سن کر ہی گھبرا گئے تھے کہ میرا شوہر مجھے رات میں بے ہوش کرتا تھا، پھر اس نے میرے پیچھے ایک لڑکا بھی لگایا تھا جس کا کام مجھے اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسانا تھا۔ ابو بولے، بیٹی، اگر وہ تم سے جان چھڑوانے کے لیے یہ سب کر سکتا ہے تو پھر نہ جانے آگے کیا کیا کرے گا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ گھر واپس آ گئی۔ ہم نے بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی کہ وہ اپنے خود سر شوہروں کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہیں۔ اکثر جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ پھر ابو خود کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہے کہ میرے لیے خلا لے سکیں۔ یہ شکر ہے کہ انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ حمزہ نے بہت آسانی سے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب اس واقعے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میرے والدین اور بہن بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ میں اپنا گھر بسانے کی سوچوں، مگر میں ابھی پچھلے واقعے سے ہی بہت خوفزدہ ہوں، اس لیے یہ نہ کر سکی۔ ابو نے بھی مجھ پر زور نہیں ڈالا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے شوق کی تکمیل کر رہی ہوں۔ مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ میں نے اب ایک ادارہ جوائن کر لیا ہے۔ میں کوکنگ کلاسز لیتی ہوں۔ میں منتظر ہوں کہ کب میری زندگی میں ایسا شخص آئے گا جس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکوں اور اس سے شادی کر سکوں۔ مجھے اپنے والد پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ ایک جیتا جاگتا سانس لیتا انسان سمجھا تھا۔ آج ان کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں، ورنہ پتہ نہیں میرا شوہر اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کس حد تک پہنچ جاتا۔